इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2021 में पूछे गए अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का हल, इसके अलावा चतुर्थ सेमेस्टर के वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? तो 3 सदस्य सम्मिलित होते हैं, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 1972 इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर 1 शनिवार या फिर रविवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अब श्यामपट्ट के वर्गीकरण की बात की जा रही है, प्रकार की बात की जा रही है। अब किस बेस पर यह वर्गीकरण किया गया है यह आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, इस वजह से इसका सटीक उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब आप गूगल में सर्च करेंगे श्यामपट्ट के बारे में टाइप्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 प्रकार के श्यामपट्ट सामने आते हैं। पहला ब्लैक बोर्ड जिसे हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक बोर्ड जो होता है, और दूसरा हरे रंग का बोर्ड, हरित बोर्ड जिसे बोलते हैं, वो दोनों आएंगे। जबकि ऑप्शन में 2 नहीं दिया गया है। तो ये एक विवादित प्रश्न है कि आखिर ये वर्गीकरण या फिर प्रकार किसके आधार पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न में उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने क्या कुछ इसमें लगाया है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। छठा प्रश्न है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12। सातवां प्रश्न है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैनल पर्यवेक्षण। आठवां प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन योजना बनाना सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? ऑप्शन नंबर 2 ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1995 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन प्रयागराज इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 6 इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयागराज में। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न है, संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन का अर्थ होता है किसी संगठन या फिर संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बना करके उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना संस्थागत नियोजन कहलाता है। 17वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन में आप लिख सकते हैं कि मानवीय संसाधन के साथ साथ विद्यालय भवन, साज सज्जा और शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि इन सभी का संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित जो प्रयास होता है वह विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम बताइए। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं अन्य सभी जो कर्मचारी होते हैं विद्यालय में, उन सबको मिला करके मानवीय संसाधन विद्यालय का कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। शिक्षित एवं योग्य महिलाओं के ऐसे समूह को महिला प्रेरक दल कहा जाता है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण, महिला शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में
प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रणाली एवं दक्षतापूर्ण बनाते हैं। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। समय सारणी के 3 महत्व बताइए। पहला आप लिख सकते हैं समय तथा ऊर्जा की बचत होती है, दूसरा कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, और तीसरा समय सारणी द्वारा विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है? तो पहले ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन जो इस समिति के अध्यक्ष होते थे, यानी कि ग्राम प्रधान, और संबंधित जिले के उस संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कंबाइंड अकाउंट होता था। लेकिन अब सरकार के द्वारा ग्राम प्रधान की शक्तियां थोड़ी कम की गई हैं और उनका हस्तक्षेप ग्राम शिक्षा समिति के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें थोड़ा कम किया गया है। तो अब विद्यालय प्रबंध समिति जो होती है वह ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन करता है। 23वां प्रश्न है, विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। पहला आप लिख सकते हैं कि शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं अध्यापकों को। दूसरा आप लिख सकते हैं विद्यालय में शिक्षण अधिगम को लेकर के अगर कोई रुकावट है तो उसके संदर्भ में शासन स्तर तक पर्यवेक्षण के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पहुंचाया जा सकता है। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। तो आप 3 संस्था लिख सकते हैं। पहला एनसीईआरटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दूसरा आप लिख सकते हैं एनसीटीई, इसको आप लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और तीसरा आप लिख सकते हैं न्यूपा, NUEPA, और इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो ये 3 अभिकरण आप लिख सकते हैं। 25वां प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। पहला कार्य है शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। दूसरा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा अन्य शैक्षिक संस्थानों के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। 26वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर के कार्य को बताइए। देखिए, डाइट मेंटर का कार्य ये होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के सही दिशा निर्देश वहाँ के शिक्षकों को या फिर प्रधानाध्यापकों को देना। इसके अलावा अगर शिक्षण अधिगम में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो डाइट प्राचार्य को अवगत कराना और उन बाधाओं को दूर करने में अपनी सहभागिता दिखाना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। इनके प्रमुख कार्य ये होते हैं कि मनोविज्ञानशाला निकट के क्षेत्रों में निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि शैक्षिक, वैयक्तिक, व्यावसायिक निर्देशन आदि। ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के निर्माण में ये सहायता उस आयोग को प्रदान करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। NPRC समन्वयक के कार्यों को बताइए। NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर यानी कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के माध्यम से PRC यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर जरूरी जो शासन के द्वारा मंजूरी होती है परीक्षा या फिर अध्ययन अध्यापन से संबंधित क्रियाकलाप के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उसको वितरित करने का कार्य NPRC के माध्यम से सबसे पहले BRC पे किया जाएगा और BRC के माध्यम से फिर विद्यालयों को आवंटन किया जाता है। इसके अलावा NPRC समन्वयकों का कार्य ये होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में वो जा कर के देखते हैं कि क्या कुछ आवश्यकताएं हैं वहाँ पर जो कुछ भी रिसोर्सेज की आवश्यकताएं होंगी वह शासन को अवगत कराएंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद से वह उस प्राथमिक विद्यालय को फिर उस संसाधन को प्राप्त करवाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं NPRC समन्वयक के। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। इनका प्रमुख कार्य बेसिक स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और उनकी तैनाती इनके अंतर्गत होती है, मतलब ये उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करना तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को मान्यता देना इनका कार्य होता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि परिषदीय
प्राइवेट और परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं परीक्षा प्रणाली का निर्धारण करने का भी कार्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद का होता है। बात करेंगे 30वें प्रश्न की, टीईटी क्या होता है। तो टीईटी का पूरा नाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। आरटीई एक्ट के अनुसार अब कोई भी शिक्षक बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास किए शिक्षक नहीं बन सकता। तो ये शिक्षकों के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को समझाइए। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र मतलब कि स्कोप कहाँ कहाँ है स्कूल मैनेजमेंट का। तो पहला आप लिख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों के निर्माण करने में, दूसरा शिक्षक वर्ग के कार्यों में समन्वय के संदर्भ में, तीसरा छात्रों का वर्गीकरण और समूहीकरण करने में, चौथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन करने में, इसके अलावा पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन के संदर्भ में, विद्यालय का बजट आवंटन करने के संदर्भ में। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र आप लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न है विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कॉर्नर को समझाइए। शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब ये हुआ कि शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिन संसाधनों का या फिर अतिरिक्त क्रियाकलापों का यूज किया जाता है उसको शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। साथ ही लर्निंग कॉर्नर विद्यालय में एक कोने के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां पर छात्र बैठ करके एकांत रूप से लर्न कर सकता है यानी अधिगम या फिर पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रबंध के अंतर्गत ये बातें पूछी गई थी। तो निश्चित तौर पर विद्यालय को शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कॉर्नर पर फोकस करना चाहिए और कितना शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जा सके और किस प्रकार बनाया जा सके इसके संदर्भ में विद्यालय के प्रबंध समिति को विचार करने की जरूरत होती है। तो यही कुछ आपको लिखना था। 33वां प्रश्न है शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं। अध्यापकों को दक्ष बनाने और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए कक्षा शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया गया। यानी कि शिक्षण संदर्शिका एक तरीके से अध्यापकों को गाइड करने के लिए एक दिशा निर्देशों की सूची हो सकती है जिसके माध्यम से अध्यापक अपने अध्यापन प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रमुख उद्देश्य है शिक्षक संदर्शिका का, ये मूल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों को शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाना, साथ ही साथ जिससे बच्चे में भाषा कौशल में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि इससे विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी शिक्षण विधि के सरल प्रयोग रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया वर्णित की जा सकती है। यानी कि बच्चों में सरल तरीके से अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। विद्यालयों में समय सारणी का महत्व बताइए। समय सारणी के प्रयोग से समय और ऊर्जा की बचत की जा सकती है। दूसरा, समय सारणी द्वारा विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तीसरा, अधिकारियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं छात्रों में अध्ययन के प्रति उत्साह बना रहता है। इसके अलावा कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और प्रत्येक विषय एवं क्रिया पर आवश्यक ध्यान देने हेतु समय अलॉट हो जाता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जा सकता है क्योंकि अगर समय से बच्चों में अगर सभी क्रियाओं को करने की आदत डाली जाए तो वह एक तरीके से पंक्चुअल होंगे और हर कार्य को समय पे करेंगे। इस प्रकार से नैतिक मूल्यों का भी उनमें विकास होगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि विद्यालय जीवन में व्यवस्था और अनुशासन भी बच्चों में उत्पन्न की जा सकती है समय सारणी के सही तरीके से उपयोग के माध्यम से। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है कि बच्चे साइकोलॉजिकल तौर पे समय के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप लोग समय सारणी के महत्व को लिख सकते हैं। बात करेंगे 35वें प्रश्न की। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से छात्र छात्राओं को क्या क्या लाभ होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप से छात्रों का विद्यालयों में ठहराव बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा, आप लोग लिख सकते हैं कि इन क्रियाकलापों में भाग लेने से छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से जागरूक होते हैं। इसके अलावा छात्र अपनी अतिरिक्त शक्तियों को सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, समाज सेवा आदि गुणों का भी विकास होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
लाभ आप लिख सकते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक एवं वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख करिए। शैक्षिक अभिलेखों की अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, जिसमें छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश अभिलेख, प्रगति अभिलेख, पुस्तक वितरण संबंधी अभिलेख, गणवेश वितरण यानी कि जो ड्रेस दिया जाता है उसका वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, इसके अलावा अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका आते हैं। ठीक है। और अगर वित्तीय अभिलेख की बात की जाए तो इसमें विद्यालय प्रबंध आय व्यय पंजिका, इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका और अन्य जो निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका होती है, इन सबको इंक्लूड किया जा सकता है। 37वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसे अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE बोला जाता है। और अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो किसी भी नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने से पूर्व उसका निरीक्षण करना एवं मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों को सर्वेक्षण करना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना, साथ ही इन सर्विस टीचर्स यानी कि जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए और जो नए शिक्षक भर्ती होंगे उनके लिए क्या मानक होने चाहिए, इनका निर्धारण भी NCT के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करना और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंधों में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारें, UGC और विश्वविद्यालयों को सलाह देना, संपूर्ण शिक्षा संस्थानों के मानदंड निर्धारित करना और शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना एवं इसके स्तर मान को बनाए रखना, ये कुछ प्रमुख कार्य है NCT के। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्यों को बताइए। डाइट का प्रमुख कार्य इन सर्विस टीचर्स और नए भर्ती हुए शिक्षकों को ट्रेनिंग देना होता है। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करना, इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और महिला शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर अपनी विशेष सहभागिता दिखाना, ये कुछ प्रमुख कार्य होते हैं डाइट्स के। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। SCERT के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। कि प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं शोध, सर्वेक्षण और नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना, क्योंकि SCERT ही PNP को दिशा निर्देश देती है और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए PNP UP टेट की परीक्षा का यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की क्षमता का संवर्धन करना और राज्य में शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देना, ये कुछ प्रमुख कार्य हैं SCERT के। 40वां प्रश्न है खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व का वर्णन कीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी का प्रमुख दायित्व उस संबंधित खंड के सभी जिलों में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनका निरीक्षण करना और सही तरीके से अध्यापन कार्य चल रहा है या नहीं उसके संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना और अध्यापकों की, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की छुट्टियों का एक तरीके से निपटारा करना और जो ट्रांसफ़र होते हैं टीचर्स की उनको भी इनकी देखरेख में ही किया जाता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देना, ये कुछ प्रमुख दायित्व हैं खंड शिक्षा अधिकारी के। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही 21 के अन्य प्रश्न पत्र और 19 और 20 के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों को कंप्लीट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।